नमस्कार। बहुत देर हुई है, मैं बस सारांश प्रस्तुत करता हूँ। मेरे छोटे से लेख का उन्माद है, सारांश का भी कह सकते हैं, आखिर क्या राब्ता है तुमसे। आखिर क्या राब्ता है तुमसे। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि ये तुम कौन है। वो 18+1 अर्थात 19 लोग जो इस किताब का हिस्सा हैं, या फिर वो लोग जो यहाँ मौजूद हैं और किसी न किसी तरह इस किताब और किताब में मौजूद उन शख्सियतों से अपना राब्ता रखते हैं। बात में 19वीं शख्सियत अर्थात प्रवीण कुमार प्रणव से शुरू करता हूँ। मेरी उनसे मुलाकात को कुछ 10-11 बरस हो रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये राब्ता इतना भर नहीं है। शायद मैं पत्रकार नहीं होता और वे साहित्य प्रेमी ना भी होते तो हम कहीं न कहीं मिल ही लेते। 2016 में क से कविता के लगभग प्रारंभ से ही मैं प्रवीण प्रणव, सुदर्शन, गजाला, मीनाक्षी और दूसरे कवि प्रेमियों से मिलने लगा था। कुछ ही दिन बाद शायद अप्रैल 2017 में मनीष गुप्ता जब हैदराबाद आए, 3-4 दिन हर दिन ही प्रवीण भाई से मुलाकात हो जाती। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। अगस्त 2017 में मैंने हिंदी मिलाप के लिए एक लेख लिखा था, मुसाफिरों को नई राह और मंजिलों के नए मुसाफिर। वो कैसे कविता की पहली वर्षगांठ थी। दरमियान के कुछ महीने छोड़ दें तो कैसे कविता का सिलसिला एक दशक पुराना हो चुका है। ये वही समय है जब प्रवीण प्रणव चुपके और कभी कभी ढिठाई के साथ कुछ और लोगों से भी मिलने लगे थे, लगभग इश्क की हद तक। उसी इश्क का नतीजा ये किताब है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले दिनों 19वीं शख्सियत ने जिस 20वीं शख्सियत का जिक्र अपनी किताब में किया है, उन शख्सियत का व्हाट्सएप मैसेज आया कि मानो की डीडी लाइब्रेरी में दोपहर 1:30 बजे से एक समीक्षा संगोष्ठी आयोजित है, जिसमें प्रवीण प्रणव की सद्य प्रकाशित पुस्तक कुछ राब्ता है तुमसे पर 10 मिनट का वक्तव्य आलेख प्रस्तुत करना है। इसका विषय आपकी याद आती रही रात भर मखदूम मोहिउद्दीन, और वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, फैज अहमद फैज होगा। चूंकि व्हाट्सएप मैसेज डॉक्टर ऋषभदेव शर्मा जी का था और किताब डॉक्टर प्रवीण प्रणव की है, तो मैं इन दोनों से और विषय में शामिल दूसरे दोनों से अपने राब्ते को टटोलने लगा। किताब के कवर पेज के बिल्कुल ऊपर एक तस्वीर है फैज अहमद फैज की, इसलिए पहले उन्हीं पर बात हो। 15 से 16 पेज का ये लेख पढ़ते हुए आप पाते हैं कि फैज के साथ साथ आप उनके पिता चौधरी सुल्तान मोहम्मद खान की भी कहानी सुन रहे हैं। इतना ही नहीं, आप लाहौर, अमृतसर, कश्मीर, कराची, लंदन और बेरूत बल्कि वहां पहुंच जाते हैं जहां फैज पहुंचे और जहां उनकी तलाश में प्रवीण प्रणव भी पहुंच गए। मैं फैज से जब अपना राब्ता टटोलता हूं तो मुझे 1993-94 में बीए के दौरान एक किस्सा याद आता है। बीए के दौरान का एक किस्सा याद आता है। शायरी की एक क्लास के दौरान एक सहपाठी कुछ सुना रहे थे और उस दौरान एक दोशीजा यानी युवती वहां से कुछ नाराज होकर उठ गई। मीर को पढ़ाने वाली प्रोफेसर फातिमा की जुबान से बरमला ये शेर निकला, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। ये मेरी फैज के साथ पहली मुठभेड़ थी और यही उन्वान इस किताब के उस मजमून का भी है। प्रणव हाल के वर्षों में नारा बनी फैज की नज़्म लाजिम है कि हम भी देखेंगे से अपनी बात शुरू करते हैं और फैज को न समझ पाने वालों पर अपनी दया भरी लेकिन कुछ नजरअंदाज करने वाली निगाह डालकर आगे बढ़ते हैं। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता हूँ इस बात का एहसास शिद्दत के साथ होता है कि प्रवीण फैज की शख्सियत का हिस्सा बनते जा रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत पढ़ा है और इस तरह यह किताब पढ़ने की प्रेरणा देती है। विशेषकर जो अपने को साहित्यकार या कवि मानते हुए अपनी ही कहते चले जाते हैं, ये किताब उन्हें पढ़ने का मतलब समझाती है। फैज जैसी शख्सियत जिन पर काफी कुछ लिखा गया है, उन पर ऐसा लिखना कि फिर पढ़ा जाए आसान नहीं है। उन्होंने फैज की निजी जिंदगी, महबूबा, काम, शायरी, इंसानियत से उनके इश्क, वैचारिक धरातल और उनके खत और बहुत कुछ ऐसा है जो फैज और उनके समय की परतें खोलता कई तस्वीरें पेश करता है। शायरी के साथ साथ खतों और साक्षात्कार के जिन स्रोतों से प्रवीण ने फैज की शख्सियत को जिस तरह उभारा है, उससे उर्दू हिंदी लिप्यांतरण की नई राह खुल सकती है। फैज और मखदूम की दोस्ती का जिक्र भी इस किताब में बड़ी खूबसूरती से किया गया है।
कवर पेज पर मखदूम की तस्वीर ऊपर से नीचे के क्रम में चौथे स्थान पर है। वहां वो महादेवी वर्मा, साहिल लुधियानवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, गोपाल सिंह नेपाली, फणीश्वरनाथ रेणु और धूमिल की तस्वीरों के बीच घिरे हुए हैं। इसी लाइब्रेरी में मैंने मखदूम से अपनी राब्ते की बात की थी। आज वो बात प्रवीण प्रणव के बहाने कर रहा हूँ। जिस तरह प्रवीण को फिर चिड़ी रात बात फूलों की सुनते हुए बिल्कुल पता नहीं था ये गजल मखदूम की है, उसी तरह कई बरस तक सुनते रहने के बाद भी मुझे पता नहीं था कि मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म चाचा चा का गीत एक चमेली के मंडवे तले दरअसल मखदूम की नज्म चारगर है। ये मेरी खुशनसीबी है कि फिल्म के नायक चंद्रशेखर से बाद के दिनों में मिलने का इत्तेफाक हुआ और मखदूम की शोहरत को फिल्मी आसमान पर पहुंचाने वाले सागर सरहदी साहब से अच्छे ताल्लुकात कायम हुए। यहाँ तक कि स्मिता पाटिल को छोड़कर फिल्म बाजार के लगभग सारे किरदारों नसीरुद्दीन शाह, फारूक शेख, शबाना आजमी और गायक तलत अजीज से बाद के दिनों में मिलने का मौका मिला। मखदूम की लोकप्रियता, उनकी शायरी की भिन्नता, कई बातें हैं जिसे इस किताब में बहुत ही खूबसूरती से बुना गया है। उनकी रुमानियत, देशभक्ति, विद्रोह जैसी कई बातें पाठक तक पहुंचाने के लिए प्रवीण प्रणव को बधाई। मैं जब इस किताब में फैज और मखदूम को पढ़ रहा था तो अपने राब्ते के बहुत सारे लोग याद आए। उपराष्ट्रपति कृष्णकांत, जिनसे मैं छात्रावस्था के दिनों में अदबी ट्रस्ट के एक मुशायरे के दौरान सुनने का मौका मिला उन्हें, वे फैज की शायरी से इश्क करते थे। गुलों में रंग भरे बादे नौ बाहर चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और फिर फैज के दोस्त मखदूम का इसी दहज का एक शेर काफी लोकप्रिय रहा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। एक और शख्सियत से मेरा राब्ता रहा जिसे मखदूम जान अजीज कहते थे, राजकुमारी इंदिरा धनराजगीर। हालांकि इस लेख में प्रवीण भाई ने मखदूम के गद्य का उल्लेख नहीं किया है। मैं बता देता हूं कि बग्घी के पीछे छोकरा उनके संस्मरणों का संकलन है, जिसे पढ़ते हुए हैदराबाद से लेकर बेरूत तक की यात्रा अर्थपूर्ण की जा सकती है। खुशकिस्मती से इसका हिंदी अनुवाद मैंने किया है। उम्मीद है कि ये बहुत जल्द प्रकाशित हो और प्रवीण भाई का शुरू किया गया ये राब्ता कुछ और बढ़ जाए। धन्यवाद।